हैं एक पेशेंट के साथ। इससे हमें एक प्रॉपर आइडिया मिलता है कि हम उसको किस तरीके से राइट कॉम्बिनेशन दे सके। क्या बहुत सारे लोग ये पूछते भी नहीं है, देखिए ज्यादा जब हम मेडिसिन खाते हैं हमारी इम्यूनिटी तो कम करता ही है, लेकिन जब भी आप किसी के पास बैठते हैं उनको ये चीज जरूर पूछिए, क्या आपकी डायबिटीज है, आपको प्रॉब्लम, तो क्या आपको ब्लड प्रेशर भी है, क्या आपको थायराइड का भी प्रॉब्लम है, क्या आपको पेट में एसिडिटी वगैरह रहता है, रात में नींद वगैरह आती है। जितना ज्यादा हम मेडिसिन यूज करते हैं उतना ज्यादा हमारे लिवर को डैमेज करना स्टार्ट करता है। इसके लिए मेडिसिन का आइडिया जरूर लीजिए, आपके पास पता होना चाहिए वो कौन कौन सी चीजों के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। अगर ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स और उनकी मेडिसिन के बीच में यू हैव टू कीप अ गैप ऑफ एटलीस्ट फॉर 1 आवर। 1 घंटे का गैप आपको जरूर 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 मेंटेन करना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आगे बात करें ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, अगर वो उनको ये भी पूछे कि आप ड्रिंक या स्मोक करते हैं, बहुत सारे लोग ये सारी चीजें नहीं बताते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, अगर कोई ज्यादा ड्रिंक कर रहा है तो लिव अगेन कंपलसरी ऐड करना है। अगर कोई ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनको आपको डेली डिटॉक्स 6 मंथ्स के लिए जरूर देना है। एक हैबिट बनाइए, कोई भी इंसान अगर 35 प्लस है तो 35 प्लस के ऊपर है, 35 साल के ऊपर है, तो उसको आपको डेली डिटॉक्स कंपलसरी जरूर दीजिए। आपने अलग अलग साइंस के बारे में सुना होगा, आपने एलोपैथी सुना होगा, नेचुरोपैथी सुना होगा, आयुर्वेद सुना होगा, हेम्योपैथी सुना होगा। एक सिस्टम है जिसके बारे में लास्ट 2 से 2.5 साल हो गए मुझे उसके बारे में पढ़ते हुए, और आज मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ, जिसका नाम है नेचर क्योर। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, डायबिटीज की बहुत सालों से ले रहे हैं, उनकी बीमारियां ठीक तो कभी नहीं हो रही हैं, वो बीमारियां लाइफ टाइम वो उनको दवाइयां लेनी पड़ रही है। तो लास्ट 2-3 सालों से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम पे पढ़ाई कर रही थी जिसका नाम है नेचर क्योर, जिसको आज मैं उसकी टीचिंग, आज मैं उसको सिखाती हूँ लोगों को कि किस तरीके से नेचर की चीजों को यूज करके और राइट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का यूज करके आप बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक कर हो सकते हैं। आज सुबह मुझे एक मैसेज आया एक हमारे मेरे स्टूडेंट का कि मैम आज मेरी सारी मेडिसिन बंद हुई है और मुझे कभी नहीं सोचा था कि 1 महीने में मुझे ऐसा रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, अगर आप राइट इंफॉर्मेशन, राइट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताना सीख पाएंगे। तो अगर कोई स्मोक ज्यादा कर रहा है, ड्रिंक ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जम रहा है। नेचर क्योर का एक ही फंडा है, आयुर्वेद का भी एक ही फंडा है कि कोई भी बीमारियां आयुर्वेद में जाएंगे तो अमा टॉक्सिन्स के जमने की वजह से होती है, और नेचर क्योर कहता है कि कोई भी बीमारी, चाहे वो सर्दी खांसी कैंसर ही क्यों ना हो, सारी बीमारियां टॉक्सिन्स के जमने की वजह से होती हैं। अगर हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे तो बीमारियों से आपको कोई भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है मेडिकल साइंस में। आप जब जाते हैं तो दवाइयां दी जाती है, वो दवाइयां कब तक, जिंदगी भर खाते रहिए। ये दवाइयां भी हमारे शरीर को और टॉक्सिन्स और ज्यादा करने लगती हैं, उसको और ज्यादा टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सारी चीजें केस हिस्ट्री लीजिए। बाहर का पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, कुछ लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बॉडी में जा रहा है, ये नॉर्मल भी है, हम जब बाहर जाते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन हमारी बॉडी में जा रहा है जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। इसके ऊपर जरूर पूछिए क्या आपका स्लीपिंग पैटर्न सही है। अगर कोई थायराइड का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, या पीसीओडी का पेशेंट है, लेडीज जिनको भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बीमारियां हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या कोई भी बीमारी ही क्यों ना हो, हम ना कुछ पिलर्स पे बात करते हैं। उस पिलर्स का नाम होता है स्ट्रेस, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। स्लीप, स्लीप पैटर्न अगर किसी का ठीक नहीं है, आप उनको कोई भी चीजें देंगे आपको उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। क्यों, रात में 10 से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में हमारी बॉडी डीपेस्ट क्लीनिंग कर रही होती है। तो अगर आपकी बॉडी, बहुत सारे लोग रात में 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, और कुछ कुछ उनको बीमारियां हैं और आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि अगर एक इंसान का स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो रात में 11-12 बजे खाना खाते हैं। बॉडी का किचन 10 से 4 के बीच में उसको साफ सफाई करनी है, तो बॉडी उसके पहले अपना किचन बंद कर देता है। उसको लगता है कि आप 10 बजे सो जाओगे या 11 बजे सो जाओगे, उसके बाद वो अपना क्लीनिंग करना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम 11 बजे जब बॉडी में खाना डालते हैं, बॉडी को क्या लगता है कि अभी तो किचन क्लोज करने का टाइम हुआ, वो अभी खाना डाल रहा है, अभी 11 बजे खाना डालेगा, 4-5 बजे तक जब मुझे साफ सफाई करनी थी तो मैं खाना
बहुत चाह रहा हूँ तो आपकी बॉडी की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। इसके लिए आई नो हम एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे 11-12-1 तो बज ही जाता है सोते सोते, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेडीज हो जिसके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, थायराइड है जिसका थायराइड रेगुलर नहीं हो रहा है, तो प्लीज उनके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक करिए। उनको बोलना है 10 मैक्सिमम 11 बजे तक आपको सो जाना है, 7-8 बजे तक उनका डिनर करवाइए और आप 11 बजे तक सुलवाइए। आप देखेंगे पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट होगा विद आवर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ये सारी चीजें इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ क्योंकि इस स्लाइड को मुझे बताने में हार्डली 2 मिनट लगते। मैं इस स्लाइड पे इसलिए ज्यादा टाइम दे रही हूँ ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सके। इनएक्टिव, अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो एटलीस्ट थोड़ा वॉक वगैरह इंक्लूड करें, उससे भी बहुत सारे बेनिफिट दिखना स्टार्ट होते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है दैट इज कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। जितना ज्यादा हम डिहाइड्रेट होते हैं, पानी की कमी होती है, उतना ज्यादा टॉक्सिन्स जमना स्टार्ट हो जाता है। हमें रोज अपने घर को साफ सफाई करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। हम पोछा लगाते हैं, किचन साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं। सोचिए अगर हमारे घर में, हमारी बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी होगी, बॉडी टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा साफ सफाई करने के लिए। और हमारी बॉडी में 75% पानी से बना है, 70 से 75% आपका शरीर पानी से बना है। तो अगर पानी की कमी होती है, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जिनको भी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, राइट, पानी पिया करिए। पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग आपको बीपी के मरीज मिलेंगे, बीपी के मरीज को पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है, जूम में मैं अपना ही अभी विंडो देख पा रही हूँ, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, तो आपको फुल कंसंट्रेशन रखना है मेरे ऊपर कि मैं क्या आपको बता रही हूँ। मेरे हाथ के जेस्चर्स देखते रहिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। बीपी में पानी क्यों आपको जरूरी है पेशेंट को लेना। जो भी बीपी के पेशेंट सुबह उठकर चाय पी रहे हैं, वो सुबह उठकर जहर डाल रहे हैं अपने शरीर में। प्लीज उनको सुबह उठकर मॉर्निंग में चाय पीना खाली पेट बंद करवाइए, पहला काम। दूसरा काम होता क्या है, 1 कप चाय आपकी बॉडी से 3 कप पानी बाहर निकालता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो जब भी कोई इंसान भर भर के चाय पीता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होने लगती है अगर वो प्रॉपर पानी नहीं पी रहा है। तीसरा पॉइंट, आपको पता है कि किडनी हमारा ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करता है, ये हमारी किडनी है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड को फिल्टर करके ब्लड को साफ करके बाहर शरीर में भेज देता है। और जो खराब चीजें होती हैं वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। हमारी बॉडी में आज अगर, जैसे सिंपल सी एक चीज है, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी होगी या आपके घर में अगर किसी चीज की कमी होगी, पैसे की कमी है, तो हम क्या करते हैं, हर एक वो चीज नहीं करेंगे जिसमें पैसे ज्यादा खर्च हो। हमें पैसे को बचाना है क्योंकि पैसे की कमी है। तो बॉडी क्या करेगा, आपके किडनी को फोन करेगा कि किडनी देखो बॉडी में पानी की कमी है, ये इंसान चाय ज्यादा पी रहा है, पानी नहीं पी रहा, तो बॉडी में पानी की कमी है। तो क्या करना है आपको, पानी को बचाना है। और सबसे ज्यादा पानी कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। तो क्या होगा, आपकी किडनी क्या करेगी, जैसे मान लीजिए ये आपकी किडनी है और यहाँ से पाइप से आपका ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए। तो जो पाइप ऐसे था, इतना चौड़ा पाइप था खून को आने के लिए, इतना होता नहीं, मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। अगर मान लीजिए कोई पाइप इतना चौड़ा है और आपके किडनी को खून दे रहा है, तो अगर पाइप इतना चौड़ा होगा और हमें पानी बचाना है तो हम क्या करेंगे, पाइप को थोड़ा सा पतला कर देंगे। जब कम खून का फ्लो जाएगा किडनी की तरफ तो किडनी कम यूरिन बनाएगा। पौधों को जो हम पानी डालते हैं, पाइप को थोड़ा सा आगे से दबाते हैं, उसका डायामीटर कम करते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, पानी की कमी होती है, पानी को बचाने के लिए बॉडी अपने ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करता है, ब्लड वेसल्स को आपके डायलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर की दवाइयां चल रही है, तो उनको आपको एक सबसे पहला टिप वेल हार्ट स्पिरुलिना गोल्ड के साथ क्या देना है, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। आपको पानी पीना है, सुबह उठते ही 2 ग्लास 2.5 ग्लास जितना आप पानी पी सकते पीजिए। उससे क्या होगा, आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। दूसरी चीज, जितने भी लोगों को ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनको आपको हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़े थोड़े देर पे पीते रहे। जितना बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। अस्थमा के पेशेंट में भी पानी की कमी की वजह से भी अस्थमा के चांसेस होते हैं। एक यूएस के डॉक्टर है, उन्होंने
मैक्सिमम प्रॉब्लम में वाटर ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो सोचिए अगर हम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये सारी चीजें अगर हम इंक्लूड करेंगे, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को ये सारी चीजें नहीं पता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हमारे आज खाने से हमारी बॉडी में जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, होता क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स में हम नॉनवेज बंद करवाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम प्लांट्स खा रहे हैं, पौधे खा रहे हैं, ये सारी चीजें खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स है, वो हमारी बॉडी में जा रहा है, अक्यूमुलेट कर रहा है, जम रहा है और बॉडी से बाहर निकल रहा है। जब हम वही चीजें एनिमल खाते हैं, जानवर खाते हैं, वो जानवर क्या खा रहा है, वही वो प्लांट और पौधे वो सारी चीजें खा रहे हैं। तो प्लांट पौधों के अंदर जितना पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जो उनके बॉडी में है, प्लांट्स के अंदर है, वो सारी चीजें जानवरों के अंदर जा रही है और जम रही है। और जब आप एक साथ वो जानवर खा रहे हैं, एनिमल खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो सारी चीजें एक साथ आपके शरीर में जा रही है। बीमारियों का घर होता है, इसीलिए प्लीज नॉनवेज जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करिए। बात करें मोबाइल रेडिएशन, जितने भी लोग रात में सोते हैं, प्लीज रात में मोबाइल फोन को अपने सिर से दूर रखिए। होता क्या है, जितना ज्यादा हम मोबाइल अपने तकिए के नीचे दबा के रखते हैं, उतना ज्यादा रेडिएशन निकलता है। बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती है। रात में मोबाइल को दूर रखिए, अपने कम से कम कमरे के बाहर रखिए। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा, सन एक्सपोजर। क्या होता है, आपने दो चीजें सुनी होगी, विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है। मैं ऐसे समझा रही हूँ जैसे, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूंगी तो शायद 10% लोग मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे, बाकी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे। तो ऐसा समझाती हूँ जिससे 90% लोग समझ सके, क्योंकि 90% समझ जाएंगे, 10% तो अपने आप समझ जाएंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड के। सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर क्यों जरूरी है? जब आप धूप में जाते हैं, हमारे स्किन पे एक केमिकल होता है जिसको हम 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, नाम रटने की जरूरत नहीं है। हमारे स्किन पे जैसी धूप गिरती है, हमारा स्किन एक केमिकल बनाता है, वो चीज हमारे लिवर में जाती है, लिवर से मॉडिफाई होकर किडनी में जाती है, किडनी से एक चीज बनती है जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ, इनफर्टिलिटी का अगर कोई पेशेंट हो, इनफर्टिलिटी के पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए रीजंस बहुत है इनफर्टिलिटी के, लेकिन हमारे पास जब कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है, हम एक चीज उनको जरूर जरूर रिकमेंड करते हैं, दैट इज सन एक्सपोजर। धूप में बैठना कंपलसरी है। मॉर्निंग में आप गूगल पे सर्च करिए, आपके एरिया में सनराइज कितने बजे होता है, अगर आता है कि 6 AM, तो 6 से 8 के बीच की धूप आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें धूप का लाइट लेना है, गर्मी नहीं लेनी है। उसके बाद सनसेट, अगर आपका 7 बजे सनसेट हो जाता है, सूरज अस्त हो जाता है, तो 5 to 7 के बीच में आपको सनलाइट लेना है। ये जो दोनों 2-2 घंटे होते हैं, वो आपकी बॉडी में सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे आपकी स्किन, आपकी बॉडी जब सन विटामिन डी बनाती है, आप जो भी चीजें खा रहे हैं उसमें जो कैल्शियम होता है, नेशियम ले रहे हैं, आप स्पिरुलिना गोल्ड ले रहे हैं, उसमें जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को उस खाने से निकालना, खींचकर बाहर निकालने का काम विटामिन डी करता है। तो अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है, जो मैक्सिमम इंडियंस की बॉडी में देखा जा रहा है, और हम बहुत अनलकी है इस मामले में, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे साल भर धूप मिलता है, तब भी हम धूप में नहीं जाते। फॉरेन में आप देखिए, बहुत सारे फॉरेनर्स को देखते हैं गोवा में आके धूप क्यों सेकते हैं, उनकी कंट्री में 6-6 महीने धूप नहीं निकलता। हम लकी है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। तो प्लीज धूप को सीरियसली लीजिए। इनफर्टिलिटी के पेशेंट, अगर एक लेडी के शरीर में धूप की कमी होगी ना, विटामिन डी की कमी होगी, उसके पीरियड्स तक रेगुलर नहीं आएंगे। आप वुमेन कंपेनियन दे रहे हैं, साइक्लोवा दे रहे हैं, फीलिंग दे रहे हैं, नटशम दे रहे हैं, साथ में धूप जरूर बोलिए बैठने के लिए। उससे क्या होगा, एक लेडी के ओवरीज होते हैं, दोनों साइड पे अंडाशय होता है जिसमें एग्स होते हैं, अंडे होते हैं। हर महीने एक अंडा बाहर निकलता है, मेच्योर होता है। होता क्या है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो आपका जो एग है वो मेच्योर ही नहीं हो पाएगा। वो मेच्योर नहीं होगा तो क्या होगा, आपके ओवरीज को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा और लेडीज कभी कंसीव नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। इसके लिए इनफर्टिलिटी के केसेस में भी आपको धूप एक्सपोज करना है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप सब कुछ दे रहे हैं, एक बार चेक करिए। आज मैं आपको डायबिटीज में लिस्ट भी दूंगी। विटामिन डी का लेवल अगर आपका कम है, तो भी आपका जो बॉडी है वो आपका जो आपका शुगर है वो कंट्रोल नहीं होगा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की भी प्रॉब्लम होती है तो। देखिए, जब मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, ये सब चीजें मुझे भी नहीं पढ़ाई गई। लास्ट 3-4 सालों में जब मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ाई करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं 10-10 टैबलेट 5-5 साल से चल रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है।
अगर आपको किसी चीज की आदत लग रही है, वो सोल्यूशन नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एक चीज देखनी पड़ेगी। आज हम भी जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं, हम ये नहीं कहते साल भर लो, हम कहते हैं 4 महीने लो, स्टॉप करो। ये आपको बीमार होने नहीं देंगे। दीज आर न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऐसी चीजें जो आपको बीमार होने नहीं देंगी। वो दवाइयां जैसी लगती हैं, लेकिन अगर आप उसको हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं तो हमें वो बीमार होने ही नहीं देती है। स्पिरुलिना गोल्ड लेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको वो रोक लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, बस पेशेंट्स मत ढूंढिए कि एकदम आईसीयू वाला बंदा है उसको बाहर निकालना है, नहीं। पेशेंट डॉक्टर के लिए कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आपको हेल्दी लोगों के ऊपर भी काम करना है, उनको ये एजुकेट करना है कि जरूरी नहीं है कि बीमार होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाना है, या जरूरी नहीं है कि बीमार होने के बाद ही आपको सीरियस होना है। अगर आप अभी से ये सारे प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट करते हैं टाइम टू टाइम, आपको कभी नौबत नहीं आएगी आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियां होने का। इसलिए माय फ्रेंड, कहीं ना कहीं हमें सीरियस होना जरूरी है। अभी आपने देखा राजू श्रीवास्तव जी को हार्ट अटैक आया और आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी बॉडी में 8 से 9 स्टंट से, सोचिए, आज इतना सारा हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके बाद वो एक्सरसाइज कर रहे थे और अचानक उनको हार्ट अटैक आता है, और फिर वो एम्स में जब एडमिट होते हैं उसके बाद उनका फिर से सर्जरी किया जाता है। तो इतने सारे स्टंट्स लेने लगने के बाद क्या कोई इंसान ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैं आगे एक चीज आपको दिखाऊंगी, अगर टाइम रहा तो एक वीडियो दिखाऊंगी। होता क्या है, हमारा जो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में जो सबसे पहला रेंज जो है हमारा, आज उसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है हमारा डाइबा लाइफ। तो डाइबा लाइफ को हम ग्रेट डिटेल में आज जाकर बात करेंगे। देखिए, आज तक जो मैंने ऑनलाइन नहीं बताया है वो मैं आपको डाइबा लाइफ के बारे में भी डिटेल में बताने वाली हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को कैसे हील करती हूँ, क्या डाइट उनका चेंज करवाती हूँ, अगर बस प्रोडक्ट से मुझे कभी कभी, देखिए आपको 2 तरीके के पेशेंट्स मिलेंगे। पहला एक पेशेंट मिलेगा जिसको बस आप एक प्रोडक्ट दे देंगे ना डाइबा लाइफ, उसका यूं रिजल्ट आ जाएगा। कुछ पेशेंट्स का जो हिस्ट्री होता है वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उनकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती है, उनकी बॉडी एक थोड़ा सीरियस केस में जा चुकी होती है। मतलब बीमारियों के भी स्टेजेस होते हैं। एक होता है जो नॉर्मल डायबिटीज है, आपने शुगर डायबिलाइफ दिया, तुरंत कंट्रोल हो गया। एक में आपको कुछ कॉम्बिनेशन देने पड़ेंगे और कुछ डाइट में चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको हर तरीके से डायबिलाइफ को मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो बस नोट डाउन करते रहिएगा। बॉम्ब्स आने वाले इंफॉर्मेशन के, तो नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, सो होता क्या, जब एक नॉर्मल इंसान से अगर आप पूछते हैं कि आप डायबिटीज से क्या समझते हैं, वो बोलेगा जब ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी कॉल इट एज अ डायबिटिक पेशेंट। हम उसको डायबिटीज का मरीज कहते हैं। होता क्या है, आपका खाना, आप खाना डालते हैं पेट में, पेट में खाना जाता है, खाना जब पेट में जाता है वहां से शुगर बनकर हमारे ब्लड में चला जाता है। अब जैसे ही शुगर बनकर जाता है, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और आपके ब्लड में छोड़ देता है। इंसुलिन वर्क्स लाइक अ की, चाबी जैसा इंसुलिन काम करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उस ताले को खोलता है, तब आपके ब्लड का शुगर निकलकर आपकी बॉडी में जाता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस दैट हैपेंस। ये नॉर्मल चीज है जो हमारी बॉडी में होती है। लेकिन एक इंसान में नॉर्मली हम 3 तरीके की डायबिटीज देखते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज। ये सब सीखिए कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में जब आपका बॉडी, पेनक्रियाज जो है, इंसुलिन की जो फैक्ट्री है, ये इंसुलिन ही नहीं बना पा रही, चाबियां बनी नहीं रही फैक्ट्री में, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से चाबियां लाएंगे, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो जाकर फिर उस ताले को खोलेगा और तो आपके शरीर में शुगर जाएगा। ये मोस्टली जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, बचपन में बच्चों को हो जाता है। दूसरी डायबिटीज जो है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो एक उम्र के बाद हमें होता है, जिसमें दवाइयों से काम चल जाता है। तीसरा जो डायबिटीज है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, जो एक प्रेग्नेंट लेडीज को, गर्भवती महिलाओं को देखा जाता है। नॉर्मली ये 3 तरीके की डायबिटीज हमें देखी जाती है। होता क्या है, जब हमें डायबिटीज होता है, हमारा बॉडी हमें कुछ सिम्टम्स दिखाता है। पहला सिम्टम है, आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा थकावट हो रही है तो वो उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर के हर एक भाग तक ऊर्जा नहीं जा रही है, खाना नहीं जा रहा है, उसको एनर्जी नहीं फील हो रही है, क्योंकि दरवाजे प्रॉपरली खुल नहीं रहे। जब तक वो खुलेंगे नहीं, खाना जाएगा नहीं, आपको एनर्जी नहीं महसूस होगी, क्योंकि सारा खाना तो आपके ब्लड में है, शुगर तो आपके ब्लड में है, बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा। सो यू विल ऑलवेज फील टायर्ड, आपको हमेशा थकावट महसूस होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएगा। क्यों? ब्लड में यूरिन जब शुगर जब ज्यादा होगा आपके ब्लड में, बॉडी ज्यादा यूरिन बनाएगी, क्योंकि बॉडी को पसंद नहीं है ना, उसको उलझन हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है आपके ब्लड में ज्यादा शुगर होने से, तो वो उसको यूरिन को बाहर निकालेगा।
सडन वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में। अगर किसी को ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकते हैं कि डायबिटीज का प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या हो रहा है, वेट लॉस क्यों हो रहा है पेशेंट में? आप खाना खा रहे हो, शुगर है, लेकिन वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच रहा। बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी आपके फैट को बर्न कर करके एनर्जी लेना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो उससे बॉडी को नई एनर्जी मिल पा रही है। आपके बॉडी मसल्स तोड़ना स्टार्ट करेगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों का सडन वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे केसेस में कोई गैंग्रीन बन जाता है, घाव बन जाता है, वुंड बन जाता है, वो हील ही नहीं होगा। कुछ शक्कर लीजिए, गिरा दीजिए, शक्कर जब गिर जाएगा उसमें चींटियां आ जाएंगी। हमारे ब्लड, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ चोट लगी है मुझे और मेरे ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज वहां पे शुगर ज्यादा है। शुगर पे ये सारी चीजें फीड करती हैं, खाती हैं, तो गैंग्रीन जल्दी ठीक नहीं होगा। जेंट्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम देखा जाएगा, बहुत भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लरी विजन, आंखों की रोशनी जो है वो कमजोर होने लगेगी, कभी कभी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसंट्रेशन, आप ईयरफोन लगा लीजिए, पूरा कंसंट्रेशन ट्रेनिंग पे रखिए। वो क्या है, जब भी हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है और हम उनसे पूछते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट करवाया, उनका कहना है पीपी, फास्टिंग, HbA1c। मैक्सिमम लोग यही 3 टेस्ट करवाते हैं। आज मैं आपको एक लिस्ट देने वाली हूँ, वो लिस्ट अपने पास रखिएगा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, आज मैं आपको वो देने वाली हूँ। देखिए, मैं जब ट्रेनिंग लगाती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि कितने घंटे की ट्रेनिंग लगा रही हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि मैंने अपनी बेस्ट ट्रेनिंग दी है, तब तक मैं आपको आज ये ट्रेनिंग चलती रहेगी, तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। होता क्या है, एक होता है बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट के हाथ पैर नम हो जाते हैं, फीलिंग्स नहीं आती है हाथ पैरों में। इसके पीछे का एक कारण क्या है, बहुत सारे 90% डायबिटिक पेशेंट अपनी डायबिटीज की शुरुआत मेटफॉर्मिन नाम की दवाई से करते हैं। मेटफॉर्मिन ऊपर रिसर्चेस हुए हैं जो प्रूफ करता है कि अगर कोई इंसान बहुत सालों से मेटफॉर्मिन नाम की दवा ले रहा है तो उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। डायबिटिक पेशेंट अपना विटामिन B12 का टेस्ट नहीं करवाते हैं, और पता है उससे क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी। जैसे मेरे रूम में ये फैन चल रहा है, मैंने एक स्विच दबाया और विद इन 1 से 2 सेकंड में ये फैन चलना स्टार्ट हो गया। मैंने कोई गर्म चीज छुई, मैं तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लूंगी। तो जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी फैन तक पहुंचती है, एक वायर के ऊपर, आप कोई भी वायर लीजिए, उसके ऊपर आप देखेंगे एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। कोई भी तार आप पकड़ लीजिए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। वो क्यों होती है? ताकि आपको करंट ना मिले और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर उस वायर में फ्लो कर सके। हमारी बॉडी में जैसे हम कोई गर्म चीज छूते हैं, हम अपना तुरंत पैर हटाते हैं। पैर में कोई चीज चुभती है, कोई कांटा चुभ जाता है, हम तुरंत अपना पैर हटा लेते हैं। वो क्यों होता है? उधर से एक सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन बोलता है ये गर्म है या कोई चीज घुस गई है, और तुरंत हमारी बॉडी को सिग्नल देता है पैर हटा लो या हाथ हटा लो। जैसे वायर में सिग्नल घूमता है, हमारी बॉडी में भी सिग्नल घूमता है। किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। नाम रटने की जरूरत नहीं, बस इतना सोचिएगा, हमारी बॉडी में भी एक तार है, उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की कोटिंग है। जो लोग बहुत लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेते हैं, उनकी वो कोटिंग हटने लगती है, और जब वो कोटिंग हटने लगती है, और वो कोटिंग को बनाने में पता है कौन हेल्प करता है? विटामिन B12। विटामिन B12 की वजह से जब वो कोटिंग हटने लगती है तो क्या होता है, आपको अगर पैर में कभी कोई चीज घुस भी जाएगी, आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा। बहुत सारे गैंग्रीन के पेशेंट्स को देखा होगा, पैर में अगर कोई जख्म हो जाता है तो आगे चलकर पैर खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, और बाद में पैर को काटने की भी नौबत आ जाती है। क्या उनको जब वो छोटा था तो उनको दर्द महसूस नहीं हुआ? क्यों नहीं दर्द महसूस हुआ? क्योंकि वो फीलिंग उनकी खत्म हो चुकी है, दिमाग तक वो प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए जितने भी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के बहुत सालों से डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, गेट योर विटामिन B12 टेस्ट डन। मैं लास्ट में आपको एक लिस्ट दूंगी, वो लिस्ट अपने पास रखिएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है, हाथ पैर नम हो जाते हैं, फीलिंग्स नहीं हो रही है, तो अगर कोई चीज घुस भी रही है ना पैर में, दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। डायबिटीज की बीमारियों को कभी भी हल्का मत लीजिए। You'll always feel thirsty, आप हमेशा प्यास लगेगी ज्यादा, आपको पानी पीना ज्यादा लगेगा। क्यों? यूरिन में, सॉरी, ब्लड में शुगर ज्यादा है, बॉडी को बाहर निकालना है, आपको बॉडी प्यास ज्यादा लगवाएगा।
और वेजाइनल इन्फेक्शन होना स्टार्ट होंगे, लेडीज में वेजाइना का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, बहुत ज्यादा नींद नहीं आएगी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है जब आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा इनकी डेथ डायबिटीज की वजह से हुई, ये जरूर सुना होगा। आंखों की रोशनी चली गई, किडनी खराब हो गया, नसें डैमेज हो गई, हार्ट प्रॉब्लम आ गया, या मतलब पैर काटने पड़ गए, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। कंसिक्वेंसेस बहुत होते हैं डायबिटीज के फ्यूचर में, अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो। आज इंडिया में 6 करोड़ 20 लाख लोग डायबिटीज के शिकार थे, ये 2014 का रेशियो है। कहते हैं आज से 8 साल के बाद 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट होने वाले हैं। लास्ट 2 सालों में कोरोना की वजह से 2.5 लाख लोग मरे। आज इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे। पिछले साल 30 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मरे, सॉरी 10 लाख लोग डायबिटीज की वजह से मरे। तो कहीं ना कहीं कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो ये डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा लोग इससे मरते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंडिया में डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है हमारे भारत देश को। 35% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, क्योंकि हम नॉर्मली अपना टेस्ट नहीं करवाते। बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो डिटेल में तो नहीं जा सकती। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है, उसका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके सिम्टम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस के रहते हैं, तो हम उनका इंसुलिन चेक करवाते हैं। ब्लड में कितना शुगर है ये तो सब चेक करते हैं, ब्लड में कितना इंसुलिन है वो कोई नहीं चेक कर रहा है। ब्लड में अगर इंसुलिन का लेवल ज्यादा हाई है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। इंसुलिन का लेवल हाई है इसका मतलब क्या है, आपका शरीर भर भर के इंसुलिन बना रहा है, क्योंकि आपका शरीर उस इंसुलिन को पहचानने से मना कर रहा है। मतलब अगर आप दरवाजे पे आते हैं और आपका जो चाबी है उससे आपका दरवाजा नहीं खुल रहा, तो आप क्या करोगे, चाबी वाले को बुलाओगे, बोलेगे दूसरी चाबी बना कर दो, वो दूसरी चाबी बना कर देगा, बोलेगा ये भी नहीं लग रहा है, तीसरा भी नहीं लग रहा है, चौथा भी नहीं लग रहा है। मतलब क्या है, आपकी बॉडी कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आप उस इंसुलिन को पहचानने से मना करती है। तो जब पहचानने से मना करती है, ताला खुल नहीं रहा, तो बॉडी भर भर के इंसुलिन बनाता है, और जितना इंसुलिन बनाता है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस करना स्टार्ट करती है, क्योंकि बाद में वो चाबी वाला थक जाएगा, वो बोलेगा मुझसे नहीं हो रहा, मैं इंसुलिन नहीं बना पा रहा। वैसे आगे चलकर पेनक्रियास भी थक जाता है, बोलता अब मुझसे नहीं होगा। इसके लिए ये सारी चीजें जरूर ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी डायबिटिक पेशेंट के पास रहते हैं, एक प्रॉपर नॉलेज लेकर उनके पास जाइए। होता क्या है खाया, अगले दिन 8 बजे शुगर का टेस्ट किया, जब मैं 10 से 12 घंटे भूखी थी, मेरे ब्लड में शुगर का लेवल क्या था। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या था। तीसरा होता है HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, क्या होता है ये ये लाल सी चीज देख रहे हैं, ये है आपका शुगर, हीमोग्लोबिन। और ये जो पीली पीली चीज है ये है आपका शुगर। हीमोग्लोबिन भी ब्लड में, शुगर भी ब्लड में, अब दोनों साथ साथ घूमेंगे, प्यार मोहब्बत तो हो ही जाएगा ना दोनों के बीच में। तो ये जो लाल सी चीज है ये है आपका हीमोग्लोबिन, और इसमें ये जो पीली पीली चीज चिपकी हुई है ये है शुगर। तो अभी आपका रिपोर्ट आएगा 4.7, 5.7, डॉक्टर बोलेंगे नॉर्मल है। लेकिन जब ज्यादा शुगर आपके ब्लड में होगा तो ज्यादा चिपकेगा, तब आपका रिपोर्ट आएगा 12, 13, 14, 15, 16, डॉक्टर बोलेंगे ध्यान देने की जरूरत है। जितना HbA1c बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। आपके पास ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर किसी का HbA1c 4.5 से 5.7 के बीच में है, एक्सीलेंट कंट्रोल है, सब ठीक ठाक है। 5.7 से 6.5 के बीच में है, देन यू आर अ प्री डायबिटिक पर्सन, फ्यूचर में यू माइट गेट डायबिटीज, आपको डायबिटीज हो सकता है। 6.5 के ऊपर अगर आपका डायबिटिक हुआ है, देन इट 6.5 के ऊपर आया है, इट मींस कि यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आपको डायबिटीज है। एंड 8 के ऊपर गया है तो ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं 2019 में भी, इंडियन मेडिकल काउंसिल में, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी कुछ चीजें चेंजेस की हैं, बट अभी हम उसको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इन 4 घंटे की ट्रेनिंग्स में अभी हम नहीं उतना डिस्कस कर सकते, उतना डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रिलेटेड ज्यादा चीजें अभी हमें देखनी है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझिएगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम अगर डायबा लाइफ भी शुगर ही कंट्रोल कर रहा है और मार्केट की दवाइयां भी शुगर ही कंट्रोल कर रही हैं, तो मैं मार्केट की दवाइयां ही क्यों ना खा लूं, इतना महंगा डायबा लाइफ क्यों खाऊं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। कुछ लोग आपको पूछ भी सकते हैं कि डायबा लाइफ कब तक खाना है, डायबा लाइफ तो ऐसा, डायबा लाइफ क्या कितने दिनों तक खाना है, क्या इतने दिनों तक इतनी महंगी दवाइयां हम खाते रहेंगे।
उनको कुछ चीजें बताइए। आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपके घर में अगर कोई, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपके बेड के नीचे ना बहुत सारा पानी जम गया है। आप पोछा लाते हैं, उस पानी को साफ करते हैं, फिर आप अगले दिन उठते हैं, आप देखते हैं फिर से पानी जम गया। आप जब उठ रहे हैं तब देख रहे हैं कि बेड के नीचे से पानी जमा हुआ है, और आपका सुबह एक ही ड्यूटी है, उस पानी को रोज पोछे से साफ करना। आप 10 साल तक ये सारी चीजें कर रहे हो, पानी आ रहा है उसको की वजह से वो रोज पानी आ रहा है, तो आप जाकर उस नल को बंद कर देते हो। मार्केट की दवाइयां क्या करती हैं? मार्केट की दवाइयां सिम्टम्स पे काम करती हैं। बैन किया गया, ये 2018 की न्यूज है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो लोग बहुत सालों से खा रहे, सडन बोला जाता है अब ये मत लीजिए, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। डोलो आपने बहुत ज्यादा सुना, डोलो कोरोना के टाइम पे, डोलो की अभी क्या उसकी बैंड बच चुकी है। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड, हमें एक नॉलेज लेना जरूरी है। बस ये मत सोचिए कि ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये हमारा बेसिक राइट है, ये सारी चीजें जानना हमारा बेसिक राइट है, तो अपने राइट्स को कभी भी आप छोड़िए मत। डायबिटीज मेडिकेशन रिस्कियर देन यू थिंक, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज्यादा खतरनाक उस डायबिटीज की मेडिसिन है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने खतरनाक है, बट अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत सारे डायबिटिक के मेडिसिन लेने से पेनक्रियाटिक कैंसर तक देखा जाता है। पेनक्रियाटिक कैंसर बहुत सारे पेशेंट्स ले रहे हैं, डायबिटीज की मेडिसिन, आगे चलकर पेनक्रियाटिक कैंसर देखा जा रहा है। तो हम क्यों ऐसी चीजें ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा देखे जा रहे हैं? इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना अगर हम कोई ऐसी चीज बनाए जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करे। इसीलिए हमने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम हमने जाइबा लाइफ रखा। जाइवा लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डिटेल में बताती हूँ। इट्स अ रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन। इसमें एक ऐसी चीज है जो हम सबके घर में पाई जाती है, लहसुन। लहसुन जो है उसकी एक कली जो होती है, अच्छा एक याद रखिएगा एक लाइन, 1 कैप्सूल ऑफ डाइबा लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 36 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। एक कैप्सूल डाइबा लाइफ का 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट देता है। एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट होता है। तो जैसे आप ये लहसुन की कली देख रहे हैं ना, इसके एक कोने पे एक चीज होती है और एक कोने पे एक चीज होती है। एक को हम एलिनिन कहते हैं और एक को एलिनेज कहते हैं। जब भी आप लहसुन को काटते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, इन दोनों में एक रिएक्शन होता है और तब बनता है एलिसिन। एलिसिन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही एलिसिन बॉडी में जाता है, पेट का एसिड उसको थोड़ा बहुत खराब कर देता है। हमारे शरीर का जो अंदर की लाइनिंग है वो उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देती है। हमारे शरीर का एक पीएच है, बहुत सारे लोगों का जो एसिडिक पीएच हो ज्यादा होता है, बॉडी की एसिडिटी लेवल ज्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वो डैमेज हो जाता है। और 5-6 लहसुन खा के मार्केट में निकलो तो 5 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है कि लहसुन खा के आए, मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसके बाद। तो कुछ लोग चाह के भी कच्चा लहसुन नहीं खा पाते। होता क्या, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज का मतलब अब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो कोई भी चीज डैमेज नहीं कर पाएगी, 100% अपना ये रिजल्ट देगा। हमने इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें डाली हैं, आपको सब रटने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि मार्केट की जब आप कोई एलोपैथी की दवा ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स के साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स भी बॉडी में जा रहे हैं। हमारा जब आप ये राइवा लाइफ ले रहे हैं, ये सारी नेचुरल चीजें हैं जो एक इंसान ऐसे भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, हमें मार्केट में कभी भी ये नहीं बोलना है कि एलोपैथी खराब है, आयुर्वेदी अच्छा है। सबकी अपनी वैल्यू होती है, सबकी अपनी जरूरत होती है। अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको हम जड़ी बूटियां नहीं खिला सकते, एट दैट टाइम वी नीड एन एलोपैथी ट्रीटमेंट, हमें वहां पे जरूरत है। तो सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक डॉक्टर है डॉक्टर बीएम हेगड़े, उनको, वो खुद एमबीबीएस और एमडी है। उनका कहना है, आज उनको पद्मश्री मिला हुआ है, आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए, डॉक्टर बीएम हेगड़े। उनका कहना है कि हमें 5% के लिए एलोपैथी की जरूरत है, लेकिन जिस चीज के लिए हमें लाइफ टाइम दवाइयां ले बोल दी जाए, समझ जाइए कि आपको फिर सीरियस होने की जरूरत है। कोई भी चीज लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी लाइफ टाइम लेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। हाँ, कभी कुछ इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दैट टाइम वी नीड एलोपैथी, बट लाइफ टाइम के लिए थोड़ा सा। आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं
जो आज अपने पेशेंट्स को खुद कहते हैं कि आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो, डायबिटीज ठीक कर सकते हो। आज बहुत सारे ऐसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज अपनी दवाइयां तो दे रहे हैं एलोपैथी की, लेकिन उनके साथ उनका लाइफस्टाइल करेक्शन भी कर रहे हैं। आज चेंजेस आ रहे हैं मेडिकल सिस्टम में। बात करें, हमने इसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं, जैसे हमने इसमें डाला है दालचीनी। दालचीनी आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करता ही है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देने में हेल्प करता है। किस तरीके से? दालचीनी हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। अभी आपको मैंने एक शब्द बोला था इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ये सेल है, इसका जो ताले का जो शेप है ना वो बिगड़ गया है। तो आपकी बॉडी जो इंसुलिन बना रही है वो ताला उसमें, चाबी उसमें फिट ही नहीं हो रही है। तो जब आप सिनेमिन लेना स्टार्ट करते हो तो ताले का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो चाबी लग रही है ना वो प्रॉपर लग पाती है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको अच्छा करता है, इंसुलिन आपका सेंसिटिव होने लगता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर कंट्रोल नहीं किया, आगे चलकर आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही होगा। डायबिटिक पेशेंट आगे चलकर हार्ट के प्रॉब्लम सिम्टम्स आते ही आते हैं। क्यों? एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक रोड है, बोला गया हल्की गाड़ियां जानी चाहिए। अगर इस रोड पे रोज ट्रक जाएगा तो क्या होगा? रोड पे गड्ढे वड्ढे आ जाएंगे, खड्डे आ जाएंगे बहुत सारे। हमारी बॉडी में भी यही होता है। ये ब्लड वेसल्स है, बोला गया है कि उतना ही शुगर जाना चाहिए, जितना हमारा रेंज है उतना ही शुगर जाना चाहिए। जब इसमें शुगर ज्यादा जाने लगता है तो क्या होता है? जब शुगर ज्यादा जाएगा तो इसमें भी गड्ढे पड़ना स्टार्ट होंगे। जितनी उसकी जरूरत है, जितना उसका लिमिट है, उससे ज्यादा अगर शुगर जाएगा तो उसमें भी यहाँ पे गड्ढे होने लगेंगे और आगे चलकर बॉडी उसको हील करने की कोशिश करेगा, वहां पे चीजें चिपकने लगेंगी, प्लेटलेट्स अक्यूमुलेट करने लगेंगे, आगे चलकर ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर इट कैन लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो डायबिटिक पेशेंट जरूर ध्यान दें। सॉरी। अब हम बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज पे, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी कोई आपको ये बोलता है मैंने डाइवा लाइफ खाया और डाइवा लाइफ खाने के 2 से 4 दिनों के बाद मुझे थोड़ी इचिंग होने लगी, खुजली होने लगी, या पिंपल्स, खासकर लिप्स के पास कुछ पिंपल्स आ गए, टेंशन मत लीजिएगा। होता क्या है, जब भी आप किसी को डाइवा लाइफ देना स्टार्ट करते हैं तो डाइवा लाइफ के एक कैप्सूल में 31.5 mg दालचीनी डाली गई है। और वो इतनी प्योर लेवल की दालचीनी है कि जब वो आपके शरीर में फर्स्ट टाइम आती है तो आपकी बॉडी को क्या लगता है, अरे ये चीज फर्स्ट टाइम आई है, कहीं हमारी बॉडी पे कोई हमला तो नहीं, और बॉडी उससे थोड़ा बहुत लड़ता है। और जब लड़ता है तो थोड़ा बहुत इचिंग विचिंग या थोड़ा सॉफ्ट जो आपके टिश्यूज है उसमें थोड़ा सा आपको एलर्जी हो सकता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको बोलिए 1 हफ्ते लगातार लीजिए, उसके बाद आप अगर आपने 1 हफ्ते लिया है तो 1 हफ्ते का स्टॉप कर दीजिए, फिर से लेना स्टार्ट कर दीजिए, दोबारा बॉडी आपको ये एलर्जी नहीं देगा। डाइबा लाइफ लेने से कभी कोई इन्फेक्शन, कभी कोई एलर्जी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये चीज ध्यान से समझिएगा। आपने एक चीज सुनी होगी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक की AK-47 की बंदूक है, जैसे वो बॉडी में जाती है वो हर एक चीज को मारना स्टार्ट करती है। होता क्या है, आपके जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको भी मारना स्टार्ट कर देती है। प्रोबायोटिक में हम ये चीज सीखेंगे आज। लेकिन होता क्या है, आपने कभी मैं एग्जांपल सिंपल इसलिए लेती हूँ ताकि सबको समझ में आए। आपने घर में ऑल आउट लगाया मच्छर मारने के लिए, कुछ दिन तक तो ऑल आउट काम करता है, कुछ दिन के बाद उसी ऑल आउट के सामने ना सारे मच्छर डांडिया करते हुए नजर आते हैं। मतलब ऑल आउट की स्मेल ना मच्छरों को और अट्रैक्ट करने लगती है, वो बेशरम हो जाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जब हम बार बार एंटीबायोटिक, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी बुखार, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक, बार बार एंटीबायोटिक खाने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बेशरम बैक्टीरियाज हो जाते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। आगे चलकर एक प्रॉब्लम, एक इन्फेक्शन होता है MRSA, मेथिस्टिन रेजिस्टेंस स्टाइप्लोकोकस ऑरियस। ये इन्फेक्शन अगर जल्दी किसी को हो जाए तो जल्दी कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। स्टेबलाइज्ड एलिसिन एक ऐसा नेचुरल एंटीबायोटिक है जो MRSA जैसे इन्फेक्शन को भी ट्रीट कर सकता है। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि ये इन्फेक्शन के तो पापा को भी मारने की ताकत रखता है, इसकी वजह से कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है। एक और चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एंटीबायोटिक जाने का हमारी बॉडी में एक और तरीका भी है।
बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, आई नो नॉनवेज बहुत खाने लोग हैं जिनका फेवरेट होता है नॉनवेज। याद रखिएगा, नॉनवेज जब हम ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका एक प्रॉब्लम है। आपने कभी वो ट्रक देखी होगी जिसमें नॉनवेज बंद होकर, जिसमें चिकन जाता है बंद करके, उस ट्रक से बड़ी गंदी स्मेल आती है। आपने कभी सोचा कि उसके अंदर जो मुर्गियां बैठी हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा, वो कितनी बीमारियों में होंगे। बात करें, आज जो वो चिकन उसके अंदर बैठा रहता है उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के, ताकि उस गंदी जगह पे उसको इन्फेक्शन ना हो। और जब उन मुर्गियों को हम खाते हैं, उन चीजों को, नॉनवेज को हम खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक जब हमारे शरीर में जाता है तो बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। इसीलिए कोशिश करिए नॉनवेज आप जितना कम से कम हो सके खाएं, या अगर छोड़ सके तो छोड़ दीजिए। नॉनवेज की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है हमारे पास। जब कोई कैंसर का पेशेंट आता है या बहुत सारी बीमारियों में, हम उनका नॉनवेज सबसे पहले बंद करवाते हैं। तो नॉनवेज आप बंद करिए। उसके बाद बात करें, इसमें हमने एक और चीज डाली है, दैट इज अल्फा लिपोइक एसिड। डायबिटिक पेशेंट में नसें डैमेज हो जाती है, सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को तो हेल्प करता ही है, और जो डायबिटिक पेशेंट में नसें डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। पालक एक नॉर्मल सी चीज है। एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में अगर बस एक क्रोमियम की कमी होना, उसका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, वहां पे तुरंत डायबिटीज की दवाइयों पे डाल दिया जाता है। जब मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई करना स्टार्ट किया आज से 4 साल पहले, मैं अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद भी मैं ये सब क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेडिकल में ऐसी इतनी सारी चीजें है ना माय फ्रेंड पढ़ने के लिए, कि अगर आप अपने लास्ट स्टेज पे भी पढ़ना चाहे ना तो भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं। मेडिकल साइंस इतना बड़ा है, न्यूट्रिशन फील्ड इतना बड़ा है। 4 साल मुझे लग गए न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने पे। बात करें क्रोमियम पिकोलेट, अगर आपके शरीर में बस एक क्रोमियम की कमी है, शुगर कंट्रोल नहीं होगा। हमारे पास जब बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट आते हैं, हम उनको एक ग्रीन जूस जरूर रिकमेंड करते हैं। ग्रीन जूस में क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत सस्ते में बनता है। पालक लीजिए, थोड़ा सा धनिया डालिए, थोड़ा सा उसमें धनिया का जो पत्ता होता है वो डालिए, थोड़े पुदीने के पत्ते, थोड़ा अदरक, इन सबको जूसर में निकालिए जूस। और चाहे तो आप एक काकड़ी डाल सकते हैं, जिसको आप अपने साइड पे खीरा बोलते हैं। इन सब का जूस अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं, इसमें भर भर के क्रोमियम पिकोलेट होता है। ये भी नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, इसीलिए हमने इसमें पालक डाला है। पालक में क्रोमियम पिकोलेट होता है, नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमने इसमें वो सारी नेचुरल चीजें डाली है जो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। गुड़ गुड़ को मारने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमने जब पेशेंट्स को दिया पीपी फास्टिंग HbA1c में, तीनों में लंबे समय तक बहुत सारे पेशेंट्स के रेगुलर मेडिसिन जो थे वो कम होना स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजों का रिजल्ट होता है अगर आप उनको प्रॉपर कॉम्बिनेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। होता क्या है, मिठास है अगर बॉडी में, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, तो आप अगर कोई ऐसी चीज डालते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं उसको, आप उसके ऑपोजिट कोई चीज आप ले आइए। अगर कोई इंसान बहुत बुरा है तो अच्छे बन जाइए, तो बैलेंस हो जाएगा। मिठास ज्यादा है तो कड़वी चीज लेकर आइए। नीम जो होता है वो कल्प वृक्ष होता है, उसको हम, उसकी बहुत सारी उसमें कंपाउंड्स होते हैं जो कड़वे होते हैं। वो आपका नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को कम करता है, पेनक्रियास को जाकर प्यार से समझाता है कि बेटा थोड़ा काम कर लो, थोड़ा पेनक्रियास बना, आपका इंसुलिन बना लो, लिवर को प्रोटेक्ट करता है। और जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो देखा बहुत सारे लोगों को, जब 30 डेज हमने नीम लीफ का एक्सट्रैक्ट दिया तो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लगा। जितना मार्केट की दवाइयां कंट्रोल कर रही हैं उनसे ज्यादा हमारा ये कंट्रोल करना हेल्प करता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम शुगर कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, शुगर ज्यादा है, तो क्या किस में दे सकते हैं, शुगर कम में देना है कि ज्यादा में देना है? याद रखिएगा, डाइबा लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है विच वर्क्स ऑन बोथ, इट वर्क्स ऑन हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया बोथ। शुगर ज्यादा है तो भी काम करेगा, कम है तो भी काम करेगा, क्योंकि ये बैलेंस करने में स्टार्ट करता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, नेचर की जो चीजें होती है ना वो आपकी बॉडी में बॉडी के हिसाब से काम करती है। लेकिन जब हम कोई ऐसी दवाइयां खाते हैं जिसको प्रोग्राम करके डाला गया है कि तेरे को अंदर जाकर यही काम करना है, तो वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। तो ये सब जो नेचर की चीजें होती है, वो सब प्राकृतिक जो चीजें होती है, वो नेचुरल तरीके से अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करती है।
डायबिटिक पेशेंट में जो आंखों की रोशनी जा रही है, उस रोशनी को अगर राइट टाइम पे हमने किया तो रिटर्न करने में, उसको रिवर्स करने में, ना जो रेटिनोपैथी आंखों की रोशनी जाने की जो प्रॉब्लम है उसको भी रिवर्स करने में हेल्प करती है। रिवर्सल ऑफ रेटिनोपैथी, इसको भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। सो अगला जो हमने चीज इसमें डाली है दैट इज अरेका नट। ये आपके खाना पचाने की प्रोसेस को अच्छा करता है, लिवर को मजबूत करता है, पेंक्रियास को अच्छा करता है। और इसमें भी जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो देखा कि डायबिटिक पेशेंट को जब कुछ भी नहीं दिया, जो डायबिटिक मेडिसिन पे नहीं है, उनका भी शुगर लेवल कंट्रोल हुआ। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट बहुत सालों से ले रहे हैं उन पे भी हेल्प किया, और जिनका हमने अरेका नट दिया उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लास्ट में हम सबका फेवरेट करेला। करेला नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये आपके पेनक्रियास को जाकर स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंसुलिन प्रॉपर्ली बना पाए, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? करेले के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जो हमारे शरीर के इंसुलिन के जैसा ही एक्टिंग करती है, मिमिक्री करती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तो आप जब किसी को डायबालाइफ देते हैं तो उनको एक चीज जरूर बताइए, मार्केट की दवाइयां बस शुगर कंट्रोल कर रही हैं, डायबालाइफ शुगर कंट्रोल कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहा है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचा रहा है, आगे चलकर आपके लिवर को अच्छा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पेनक्रियास को अच्छा कर रहा है। डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम आती क्या है? हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी इश्यूज आना स्टार्ट करती हैं। उसके कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर रहा है। ये सारी जो आपको प्रॉब्लम आने वाली थी वो डिले हो रही है, और वो आगे चलकर फ्यूचर में अगर आपने सब कुछ फॉलो किया तो आगे चलकर शायद वो होगी भी नहीं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलना स्टार्ट होते हैं जब हम डायबालाइफ देते हैं। अब एक दूसरा कैटेगरी में आपको समझाने जा रही हूँ। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिनमें बस डायबालाइफ लेकर मैंने रिजल्ट लिया, बस डायबालाइफ लेकर उनका सब कुछ ठीक था, बस डायबालाइफ दिया, रिजल्ट हो गया। कभी कभी बस डायबालाइफ लेकर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट का जो क्रिटिकल हालत है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तब हमें उनको कुछ डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। डाइट में चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बच्चा है जिसका इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन है, मतलब बहुत दिनों से वो इंसुलिन ले रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों में यस अमित शर्मा जी, होलिस्टिक तरीके से हम उनको डायबिटीज को हम उनको क्योर करते हैं। मेरा जो कोर्स है, जो मैं टीचिंग लेती हूँ, उसका नाम ही है होलिस्टिक हीलिंग न्यूट्रिशन। किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के साथ आप नेचुरल चीजों को मिलाकर प्रोडक्ट के साथ देंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने डायबालाइफ दिया, उसके साथ अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, आप 300, 350 सब कुछ कर रहे, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तब कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहला उनका आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंप्लीटली अवॉइड करना है। दूध एंड दूध से बनी हुई चीजें कंप्लीटली अवॉइड करनी है। क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम मेरे तो दादाजी भी दूध पीते थे, 1 से 2 लीटर दूध पी जाते थे, उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। दादाजी देसी गाय का दूध पीते थे, हम जर्सी गाय का दूध पीते। पहले एक घर में गाय होती थी, माँ जैसा रखा जाता था, बड़े प्यार से रखा जाता था। आज जब ये व्हाइट रेवोल्यूशन आया, गाय को हाइब्रिड करके बनाया गया जर्सी गाय। जर्सी गाय 40-40 लीटर दूध देती है, वो गाय जो है, और आज एक गाय 2 साल की होती है, वो माँ बनने लायक हो जाती है, उसको आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट किया जाता है। प्रेग्नेंट करने के बाद वो जब 9-9.5 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है, उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन एक लेडी कब बनाती है? जब उसका बच्चा होता है और उसको अपने बच्चे को दूध देना है, तो दूध निकालने के लिए लेडी का शरीर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है। सोचिए, जब गाय को इंजेक्शन दिया जाता है भर भर के ताकि वो और ज्यादा दूध बनाए, और ज्यादा दूध बनाए, वो हार्मोन्स भी भर भर के दूध में आते हैं आपके। और जब हम छोटी छोटी बच्चियों को वो हार्मोन दे रहे हैं, जब छोटी छोटी बच्चियों को वो हार्मोन जा रहा है, 8 साल की बच्ची है, उसके शरीर में वो हार्मोन जा रहा है, वो कब बनाएगी? जब वो प्रेग्नेंट होगी, उसके पेट में बच्चा आएगा, और जब वो डिलीवरी देगी, जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। तो सोचिए, अभी जब उसके शरीर में ये सारे हार्मोन्स जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। मेरे घर में एक 7 साल का बच्चा है, उसको दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने जब उनका दूध बंद करवाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हुए। बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की प्रॉब्लम हो रही है। यही रीजन है कि आज 13 साल की, मेरे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र आज 13-14 साल के अंदर है, उनको लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें सबसे पहले आपको बंद करानी है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। दूसरी चीजें हैं, उसको हम कहते हैं ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री क्या है?
गेहूं में ग्लूटेन होता है। गेहूं की रोटी को जब गेहूं के आटे को जब आप पानी डालते हैं तो वो अच्छा खासा चिपक जाता है। लेकिन वही जब आप ज्वार के आटे में, बाजरे के आटे में, हमारे महाराष्ट्र में एक नाचनी का आटा मिलता है, हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम ग्लूटेन फ्री रोटी पे डाल देते हैं। ग्लूटेन फ्री रोटी पे बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखना स्टार्ट होता है शुगर कंट्रोल करने में। एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर BM हेगड़े, मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। उनको आज पद्मश्री मिला हुआ है, जाकर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। उनका कहना है कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर गेहूं की रोटी ही हमेशा खाता रहे, उसका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, और कंट्रोल हो भी जाए उसका डायबिटिक कभी ठीक नहीं होगा। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं चावल नहीं गेहूं खाओ। गेहूं हमारे ग्लूटेन हमारे पेंक्रियास को डैमेज करता है, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों को लीकी गट का प्रॉब्लम है। क्या है लीकी गट, मैं आगे समझाती हूँ आपको। होता क्या है, जब आप उनको अगर अगर कोई है कि नहीं वो बाजरा नहीं खा रहा, ज्वार नहीं खा पा रहा है, तो आपको क्या करना है, गेहूं की क्वांटिटी का कम करना है। या तो इतना आटा लीजिए, इतना सब्जी उसमें साथ डालकर उसके आटे को आप गूंथिए उससे। अगर आपने इतना आटा लिया है तो इतना ज्यादा आपको गाजर, चुकंदर, कुछ भी, कोई भी फल, कोई भी सब्जी को अच्छे से कद्दूकस करके वो आटे में मिलाकर आप उसकी रोटियां बनाकर दीजिए। जितना गेहूं कम करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा डायबिटिक पेशेंट में, अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। तीसरी चीज क्या करना है आपको, उनकी डाइट में ग्रीन जूस अगर आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने बताई, वो ग्रीन जूस देना है। चौथी चीज है आपको उनके धूप में बैठना कंपलसरी करना है। तो अगर आप धूप में बैठना स्टार्ट करेंगे तो भी नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। और अगर वो ज्यादा स्ट्रेस में है, याद रखिएगा जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं शुगर लेवल शूट अप करता ही करता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारे पास जब कोई डायबिटिक के पेशेंट, जितने भी हमारे डायबिटिक के पेशेंट है ना, सुबह उनकी मेडिटेशन क्लास होती है, 5:30 हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है। 5:30 से 6 o'clock मेडिटेशन और हम कुछ योगास वगैरह करवाते हैं पेशेंट्स में। उसके बाद 6 o'clock से मेरी क्लास स्टार्ट होती है। तो अगर बात करें तो मेडिटेशन और ये सब करते हैं तो दिमाग रिलैक्स होता है और आपका नेचुरल तरीके से ये सब में हेल्प करना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और एक बहुत जरूरी चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी के साथ भी ऐसा हो कि आपको बहुत हाई फीवर हो, हाई फीवर में हमारा शरीर का शुगर लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। बहुत सारे लोग हाई फीवर में हॉस्पिटलाइज होते हैं, और हॉस्पिटलाइज जब होते हैं सबसे पहले शुगर वगैरह देखा जाता है, शुगर है आपका 300 250 के ऊपर, डॉक्टर बोलते हैं अरे आप तो डायबिटिक के मरीज हो। एक चीज याद रखिएगा, हर वक्त जब भी हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है, सॉरी फीवर बढ़ता है, फीवर में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। एक, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, और दूसरी चीज आपका जो शुगर है वो ज्यादा बढ़ता है। तो एक बार मेरा फीवर पूरा उतर जाने दो, उसके एक हफ्ते के बाद आप अपना शुगर चेक करिए और आपका शुगर नॉर्मल आना स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मिसलीडिंग होता है, डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइज होते हैं, बहुत हाई फीवर है, शुगर चेक करते हैं, डायबिटिक की दवाइयां स्टार्ट हो जाती है उनकी। तो ये चीज याद रखिएगा, शुगर में आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है, बढ़ता ही है। प्लीज तुरंत इम्पल्सिव बाइंग नहीं करना, इम्पल्सिव जाकर तुरंत हमें डायबिटिक की दवा लेना स्टार्ट नहीं करना। ये सब नेचुरल चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसको देना है, टाइप 1 डायबिटीज के मरीज को देना है, टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को देना है, प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब पेशेंट को डायबिटीज के सिम्टम्स हैं और फ्यूचर में हो सकता है, उस केस में दे सकते हैं। 7 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप दे सकते हैं। व्हाट शुड बी द डोज दिस, कोई प्री डायबिटिक है तो आपको उसको एक कैप्सूल देना है, मतलब 5.7 से 6.5 के बीच में है तो एक कैप्सूल दीजिए। सिंपल याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेशंस आप समझ नहीं पाएंगे। अगर किसी का HbA1c 10 या 12 के ऊपर गया है तब 2 कैप्सूल दीजिए। अगर किसी का शुगर लेवल 250-300 के ऊपर जा रहा है तो 2 कैप्सूल दीजिए। उसके नीचे एक भी देंगे तो चलेगा। शुगर लेवल 250-300 के ऊपर है 2 कैप्सूल, और आपका HbA1c 10 या 12 मैक्सिमम, तो 10 के ऊपर भी गया तो भी दे सकते हैं, 12 के ऊपर गया तो भी दे सकते हैं। तो तब आपको 2 कैप्सूल देना है। ओके, 3 महीने के बाद ही आपको HbA1c का टेस्ट करना है, और 1 घंटे का गैप जरूर लीजिए आपकी मेडिसिन को और एलोपैथी के मेडिसिन के बीच में। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ओके, होता क्या है, बहुत सारे लोग जब आते हैं हमारे पास और बहुत सालों से डायबिटीज, और हम पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी डायबिटीज की दवा, कौन कौन सी डायबिटीज की दवा, कौन कौन से मेडिसिन आपने लिए हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन तो ली है। मैंने बोला टेस्ट कौन कौन से करवाए,
एचपी पीपी फास्टिंग एचबीएनसी, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं करवाते। तो अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है जो 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से डायबिटीज की दवा ले रहा है, तो उनको साल में एक बार ये सारे टेस्ट जरूर करवाइए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमारा जो HbA1c पीपीएन फास्टिंग है, वो हम सबको पता है होता क्या है। ये हम सबको पता है कि पीपी फास्टिंग HbA1c क्या होता है। एक चीज है जिसको हम सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, इसको भी जरूर करवाइए, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को कमजोरी वगैरह ज्यादा देखी जाती है, बहुत सारी डायबिटिक पेशेंट में कमजोरी देखी जाती है, तो हम उसमें फीलिंग दे सकते हैं। जब आप ये सारे टेस्ट करवाएंगे तो आपको राइट कॉम्बिनेशन क्या देना है वो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग ईएसआर का टेस्ट नहीं करवाते हैं। ईएसआर का मतलब ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन और आपके इन्फेक्शन वगैरह बताता है, वो कर सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, बट भरोसा मत करिए। अगर आपका लिवर 50% डैमेज भी है तो भी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आ सकते हैं। इसलिए अगर आपको लिवर, अगेन में मैं बताऊंगी, हल्के हल्के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोगों का किडनी डैमेज होता है और उनको पता ही नहीं होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तो आप वेल हार्ट वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, B12 करवाएं। हार्ट पेशेंट में हम होमोसिस्टीन भी करवाते हैं। एक यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट है। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ, तब आप समझ पाएंगे होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये सारे टेस्ट के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट एक जरूर टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कब पता चलता है कि उनका किडनी जो है वो खराब हो गया है? जब बहुत ज्यादा किडनी खराब हो जाता है। इसके लिए अगर हम स्टार्टिंग में ही यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट करवाते हैं, उससे हमें एक बेनिफिट क्या मिलता है वो चीज समझिएगा। देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट हमने क्या किया, एक तो पहले ब्लड टेस्ट, हमने सारे ब्लड टेस्ट करवाए। अब एक यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ। हमारा जो लिवर है, ये हमारा लिवर है। लिवर एक चीज बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये एल्ब्यूमिन हमारा जो ब्लड है, ब्लड में हमारे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। मतलब आप ये समझ लीजिए, ब्लड में 55% हमारे ब्लड में वाटर होता है, पानी होता है। इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन को बनाता है और आपके ब्लड में छोड़ देता है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे ब्लड के पानी को पकड़ के रखने का काम करता है। अब होता क्या है, हम सबको पता है हमारी बॉडी में 2 किडनी है। इन किडनी के पास ये ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए। किडनी ये ब्लड को फिल्टर करता है, अच्छी चीजों को रख लेता है और खराब, अच्छी चीजों को वापस आपके ब्लड बॉडी में भेज देता है और खराब चीजों को यूरिन के थ्रू बाहर आपके शरीर से निकाल देता है। जैसे आपने घर में देखा होगा, जब हम चाय छानते हैं तो चाय पत्ती जो होती है, अगर हमारी छन्नी टूटी हुई है तो चाय छानते तो छन्नी से चाय पत्ती भी हमारी चाय में गिर जाती है। तो हमारी किडनी में ना फिल्टर्स लगे होते हैं, 10 लाख फिल्टर इधर होते हैं और 10 लाख फिल्टर इधर होते हैं। होता क्या है, जब हमारी किडनी के फिल्टर डैमेज हो जाते हैं, किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं, तो जब ये ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जिसको साफ होके वापस आपके ब्लड से जाना था, ये आपके यूरिन से निकलकर आने, बाहर आने लगता है, क्योंकि किडनी की छन्नी टूटी हुई है। तो जब आप अपना यूरिन टेस्ट करवाएंगे, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट करवाएंगे, तो क्या देखेंगे, आपके यूरिन में अगर ये एल्ब्यूमिन हल्के लेवल में दिखना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो किडनी है, किडनी की जो छन्नी है वो टूटी हुई है। तो आपको ये चीज समझना है, अगर कोई पर्सन आपके पास हो तो आपको ये चीज उनको बताना है कि अगर आपको ये अपना टेस्ट करवा रहे हो और हल्का सा भी माइनर टेस्ट हो, तो आप एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में उनको ये सारी चीजें बता सकते हैं। जब ये सारे टेस्ट करवाएंगे, शुगर कम है तो आप अपना डायबिलिक दे दीजिए, कमजोरी लग रही है तो आप अपना फीलिंग दे दीजिए, लिवर थोड़ा सा डैमेज लग रहा है तो लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए आप लिवर गेन दे दीजिए, थायराइड के लिए दे दीजिए। कोई भी एलिमेंट्स का 4 प्रोडक्ट आप एक साथ दे सकते हैं, एक ऑन एंड ऑन के साथ में। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। बट कोई अगर नॉर्मल पर्सन है, कोई भी पैसा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन है। डाइबा लाइफ के साथ लिव अगेन डेली डिटॉक्स आप कंपलसरी दे सकते हैं। अगर उनका बाहर का खाना ज्यादा होता है तो आप स्पिरुलिना गोल्ड कंपलसरी आप उनको दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा है डाइबा लाइफ के साथ, जो हम एक बेटर रिजल्ट्स के लिए हम अपने पेशेंट्स में दे सकते हैं। अब होता क्या है,
बहुत सारे लोग ये कॉम्बिनेशन लेते नहीं है, या बस एक डाइवा लाइफ उठाकर दे देते हैं, कुछ भी ये सारी चीजें गाइड नहीं करते, फिर कहते हैं कि हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इसलिए मैंने आपको दोनों कैटेगरी बताई। इसलिए डाइवा लाइफ पे थोड़ा सा मुझे 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन अभी कोशिश करिएगा आगे के जो प्रोडक्ट्स है उस पर थोड़ा सा बने रहिएगा।